अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 फ्लूइड मैकेनिक्स 2 कैन 3111 का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। ये लेक्चर वैसे हमारे लास्ट वीक में इसको लाइव एज अ लाइव सेशन हम इसको कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थी तो स्टूडेंट्स ने जो है इसकी रिक्वेस्ट की थी कि दोबारा से इसका रिकॉर्डेड जो सेशन है उसको भी यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। तो इसलिए मैं इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसको जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा सके और आप स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर सकें। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम क्राइटेरियन के और जो हमारे पास डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको हम टैकल करेंगे जी। प्रॉब्लम नंबर 9 है जी, यूरिया पैलेट्स आर मेड बाय स्प्रेइंग ड्रॉप्स ऑफ मोल्टन यूरिया इनटू कोल्ड गैस at the top of a tall tower and allowing the material to solidify as it falls. Pellets 6 mm in diameter are to be made in a tower 25 meter high containing air at 20 degrees C. What would be the terminal velocity of the pellets assuming free settling conditions if the density of the urea is 1330 kilograms per cubic meter? तो हमारे पास बेसिकली जो यूरिया के पैलेट्स हम उनको बना रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी हम मोस्टली जो है वो यूरिया के जो ग्रैनुअल्स या यूरिया के प्रिल्स वो बनते हैं। तो उसके लिए अगर आपने प्रिल्स बनाने हो तो प्रिलिंग टावर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मोल्टन यूरिया लिकर उसको टॉप से आप उसको स्प्रे करते हैं और उसके बाद बॉटम से आप हॉट एयर जो है इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद एज दोज ड्रॉपलेट्स फॉल इन दैट टावर दे सॉलिडिफाई और उनको एंड में जो है कन्वेयर बेल्ट पे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यूरिया पैलेट्स का भी जबकि उसको भी इसी प्रोसेस के जरिए एक टावर के अंदर आप अगेंस्ट द ड्राई एयर, हॉट ड्राई एयर, उसको आप जो है सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको पैलेट्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। उसके मुकाबले में जो ग्रैनुलेटर होता है तो आपको उसके अंदर आप ग्रैनुल्स बनाते हैं, तो जो ग्रैनुल्स बन रहे होते हैं उनके लिए आपको इस तरह का कोई जो टावर है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो ये यूरिया के पैलेट्स बन रहे हैं उनके लिए एक जो है टॉल टावर यूज़ किया जा रहा है, और जो आपके पास पैलेट्स बन रहे हैं यूरिया के वो उनका जो पार्टिकल डायमीटर है वो 6 मिलीमीटर है। जो टावर है वो 25 मीटर हाई है और उसके अंदर जो आप एयर प्रोवाइड कर रहे हैं इनको पैलेट्स को बनाने के लिए, यानी कि उन ड्रॉपलेट्स मोल्टन लिक्विड यूरिया को पैलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो 20 डिग्री सी पर है। हमने ये मालूम करना है कि अगर आपके पास फ्री सेटलिंग कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं और फ्री सेटलिंग कंडीशंस के ऊपर आपके पास अगर जो हमारा 25 मीटर हाई जो टावर है उस टावर के अंदर अगर यूरिया के पैलेट्स की जो डेंसिटी है वो 1330 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर हो, तो उस वक्त जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी इन यूरिया पैलेट्स की वो क्या होगी। तो इस सवाल में जो हमें डाटा प्रोवाइडेड है उसमें डायमीटर ऑफ यूरिया पैलेट्स डीपी 6 मिलीमीटर्स, जो हाइट है टावर की वो h 2 मीटर्स, टेम्परेचर जो एयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस टावर में यूरिया पैलेट्स को ड्राई करने के लिए वो 20 डिग्री सी है, जो डेंसिटी है यूरिया पैलेट्स की वो 1330 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है पैलेट्स की वो हमारे पास जो है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको देखिए तो हमें ये पता लगता है कि जैसे आप लोग लास्ट टाइम हम विस्कोसिटीज ऑफ गैसेस के ग्राफ यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास इस सवाल में जो एयर यूज हो रही है उस एयर की विस्कोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। एयर का हमें टेम्परेचर गिवन है, द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सी। तो एयर के आप कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेंगे x y, उसके 11 या 20 उसके, तो आपके पास देखिए अगर इस ग्राफ को देखें तो 11 और 20 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपके पास जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसको आप एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी उसकी अगर विस्कोसिटी मेजर करें तो दिस विस्कोसिटी इज 0.018 cp। तो हम ये विस्कोसिटी यूज कर लेंगे 0.018 cp
और क्योंकि हमारे पास बाकी सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम में है तो हम इस विस्कोसिटी के यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सीपी जो होता है वो 0.01 ग्राम ओवर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड है। तो इस तरह आप जो है 1 kg 100,000 ग्राम्स के बराबर है, तो ग्राम ग्राम से कट गया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, सीपी सीपी से कट गया। आपके पास जो विस्कोसिटी ऑफ एयर इन एसआई यूनिट्स विल बी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम्स पर मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो एयर थी उसकी विस्कोसिटी तो आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमें इस एयर की डेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है। ये जो एयर है उसकी कितनी डेंसिटी होगी। तो अगर आप इसकी डेंसिटी देखिए तो हमारे पास ये जो एयर प्रोवाइड की गई है, तो ये एयर जो थी 20 डिग्री सी के ऊपर हम लोगों ने ये एयर प्रोवाइड की है। 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है। तो आपको पता है आइडियल गैस लॉ अगर आप यूज करें PV = NRT, तो उसकी मदद से आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डेंसिटी की जब आइडियल गैस लॉ को यूज करेंगे देन यू ऑल्सो नीड आइडियल गैस कांस्टेंट R वैल्यू। तो आइडियल गैस कांस्टेंट की जो R की वैल्यू डिटरमिन की जाती है वो आप स्टैंडर्ड कोई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेंगे वो 0 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर लेंगे। तो आप उस पर जब लेते हैं तो आपके पास एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर आपके पास कोई गैस हो और उस गैस का जो आपके पास वो गैस अगर 1 kg मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस गैस का वो 22.4 क्यूबिक मीटर होगा। इसी तरह अगर आपके पास STP पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो हमने लिया है वो 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सी है, इन कंडीशंस के ऊपर अगर किसी गैस का आपके पास 1 पाउंड मोल हो तो वो गैस 359 क्यूबिक फीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की कोई गैस 1 ग्राम मोल हो तो ये गैस 22.4 लीटर्स जो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो हमारे पास जो आइडियल गैस लॉ है PV = NRT, उसके अंदर हम इसको अगर जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो R = PV/NT। तो जो आपके पास इस इक्वेशन को देखें तो हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो आपने जो P और जो आपने NV इनको ये तो कांस्टेंट इस तरह की वैल्यू है कि P आपने 1 एटमॉस्फेयर है STP पर जो आपका प्रेशर होता है जो, और साथ में वॉल्यूम अगर हमने अपनी मुनासबत के लिए इनमें से कोई सी भी रिलेशनशिप जो है यूज़ की तो हम क्योंकि बाकी हमारे सारे यूनिट्स kg वगैरह में थे तो हमने ये कहा गया 1 kg मोल 22.4 क्यूबिक मीटर, ये रिलेशनशिप इस्तेमाल कर लिए। टेम्परेचर हमारे पास STP है तो 273 केल्विन बिकॉज 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। जब आपके पास ये इस तरह का कुछ आ गया तो इसको अगर आप देखिए तो आप कह सकते हैं कि R = 0.08205 एटमॉस्फेयर इंटू क्यूबिक मीटर पर kg मोल पर केल्विन। हमने ये जो जवाब है अपना इसको निकाल लिया है R के हिसाब से। ये जो R की आपने वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, इस R की वैल्यू को हम अब यूज करेंगे दोबारा आइडियल गैस लॉ के अंदर ताकि हम इस एयर की डेंसिटी फाइंड आउट कर लें जो एयर 20 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर पे प्रोवाइडेड है। तो हमें पता है कि PV = NRT और जो N होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस। तो आप मैस की जगह पे M और मोलर मैस की जगह पे कैपिटल M लिख दिया तो PV = M/M RT। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, M को उधर ले जाएं, V को इधर ले आए, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी PM = M/V RT। और आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आपके पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी है तो इसकी जगह पर मैंने ये रो डेंसिटी लगा दिया। तो PM = ρRT, इसको रीअरेंज किया तो ρ = PM/RT। अब आपके पास ये जितनी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज अगर आप इंसर्ट कर दें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगी तो डेंसिटी जो है आपके पास जो है वो प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है, M जो है 29 ग्राम्स पर मोल है, जो R है वो 0.08205 एटमॉस्फेयर इंटू क्यूबिक मीटर पर kg मोल पर केल्विन, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 298 केल्विन, और साथ में हमारे पास जब इसके अंदर आपके पास ये जो है 1 kg मोल आपको पता है 1000 मोल्स के बराबर होगा, 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होगा। जो चीज़ें कटती हैं उनको काटने के बाद आपके पास जो जवाब आ रहा है वो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर 1.186 kg पर क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर इट शुड हैव बीन 293, तो मैंने यहाँ पर ये 298 गलती से लिख दी है बिकॉज आवर टेम्परेचर is 20 degree C and 20 degree C is 293 केल्विन।
तो ये आपके पास 298 नहीं होना चाहिए, 293। तो अगर आप 293 करके इसका जवाब निकालें तो आपका जवाब 1.206 kg पर क्यूबिक मीटर आता है। लेकिन बाद वाले स्टेप में ये इन जवाबों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर है वो यही कुछ रहता है। डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत कोई चेंज आती है, इसलिए अगर आप ऐसा भी इसको लिखते हैं तो इसको मैंने इसको मजीद करेक्ट नहीं किया, लेकिन जब आप इसको करें तो आप ख्याल कीजिएगा इसकी प्रॉपर आप इसकी करेक्शन कीजिए। तो जब हमारे पास ये डेंसिटी आ जाएगी तो अब हमने जो है इसको आगे हम फर्दर हमारे पास जो पैरामीटर्स थे एयर के वो तमाम मालूम है। अब हमने बेसिकली अपनी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है यूरिया पैलेट्स की। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी आप यूरिया पैलेट्स की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए किस किस्म का लॉ यूज़ करें। हम यहाँ पर हमें ये तो पता है कि फ्री सेटलिंग कंडीशन है, लॉ आपने जब यूज़ करना है तो लॉ आपका उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्राइटेरियन के डिटरमिन करना पड़ेगा। तो क्राइटेरियन के की बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा लॉ इस सिस्टम पर एप्लीकेबल होगा। तो जो क्राइटेरियन के है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं k इज इक्वल टू डी पी जी रो पी माइनस रो ओवर म्यू स्क्वायर होल पावर 1/3। तो आप इसको देखिए तो हमें पता ये लगा कि आपके पास यहाँ पर ये जो क्राइटेरियन के था उसके अंदर एक ख्याल ये रखिएगा कि जो ये डेंसिटी है यहाँ पर ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिसको यूज किया जा रहा है सेटलिंग प्रोसेस के अंदर। तो जो रो है आपके इस केस के अंदर वो डेंसिटी ऑफ जो एयर होगी, और जो ये रो पी है ये डेंसिटी ऑफ योर सॉलिड पार्टिकल्स है। इन आवर केस दीज आर यूरिया पैलेट्स। तो इस इक्वेशन के अंदर हम तमाम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। तो जो dp है वो 6 × 10⁻³ मीटर्स, g 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी 1.186 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, रो p जो डेंसिटी ऑफ यूरिया पैलेट्स 1330 माइनस जो डेंसिटी ऑफ एयर है विच वाज 1.206। तो मैंने उसको गलती से 1.186 लिखा है, लेकिन आप जब इसको करेंगे इससे कोई जवाब पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1.186 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। जो विस्कोसिटी है वो एयर की यूज करेंगे यहाँ पर, तो वो आपके पास आपने देखी थी 1.8 × 10⁻⁵। ख्याल रखिएगा स्क्वायर है तो ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर होगा बल्कि यूनिट्स का भी स्क्वायर होगा। तो 1.8 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, उसको 1/3 कर दिया। तो आपके पास 1 kg यहाँ है, 1 kg यहाँ है, 1 kg स्क्वायर, ये सारे आपस में कट जाएंगे। 1 मीटर यहाँ पर है, 2 मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये मीटर क्यूब से आपस में कट जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास जो साथ साथ हमने जब इसको काट लिया, ये 1 सेकंड स्क्वायर यहाँ है, 1 सेकंड स्क्वायर यहाँ है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बाकी आपके पास क्यूबिक मीटर कुछ बचता है। तो आप इस न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पावर आप 1/3 उसको ले लें, तो आपके पास 36258.51 और क्यूबिक मीटर है उसकी 1/3, तो ये मीटर्स में आ गया। उसके बाद आप ये मीटर से कट गया तो आपका जो के है वो 217.55 ये के आया। तो आप इसको देखिए तो हमारे पास जो 3 रेंजेस होती हैं। स्टोक्स लॉ की जो रेंज होती है when the k is less than 2.6, जो न्यूटन्स लॉ की रेंज होती है when the k is जो है more than 2.6 and in fact the k is between 68.9 and 2363 न्यूटन्स लॉ लगेगा। तो एक इंटरमीडिएट लॉ रेंज होती है जिसमें हम बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं, वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का ग्राफ यूज करते हुए फॉर स्फीयर्स। और आपके पास जब इंटरमीडिएट रेंज में हमारे पास जो के है वो 2.6 और 68.9 के दरमियान में कहीं लाई कर रहा होता है। तो हमारी क्योंकि जो रेंज है क्लियरली 68.9 से जो है वो ज़्यादा है, और बेसिकली आप ये कहिए कि यहाँ पर ये 6.8 लिखा हुआ है बट इट शुड हैव बीन 68.9। तो क्योंकि जो हमारी ये रेंज है बेटा ख्याल रखिएगा ये 68.9, इट शुड हैव बीन 68.9। तो क्योंकि हमारी जो रेंज है ये ऑलरेडी क्लियरली 68.9 से ये हमारी रेंज जो है वो ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर फिर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। और जो हमारा न्यूटन्स लॉ है वो हमें ये कहता है कि ut इज इक्वल टू 1.75 GdP रो p माइनस रो ओवर रो
इसमें हमारे पास तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं, हम उनकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे। लेकिन उन वैल्यूज़ इंसर्ट करने से पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसकी हम पावर इसको 1/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कुछ बनेगा वो यू टी इज इक्वल टू 1.75, जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो डी पी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, रो पी 1330 माइनस 1.186 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो रो आपकी 1.186, ये एक्चुअली दोनों 1.206 होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर कोई इतना जवाब पे फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आपके पास ये देखिए कि हमारे पास ये एक क्यूबिक मीटर इस क्यूबिक मीटर से कट गया, केजी इस केजी से कट गया, तो आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बच गया। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 65.88 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनका 1/2 ले लें तो आपके पास 1.75 मल्टीप्लाई बाय 8.1167 मीटर्स पर सेकंड, तो आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है 14.204 मीटर्स पर सेकंड। तो इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप ये निकाल रहे हैं जवाब और आपके जवाब में अगर आपके पास इस तरह का कोई चीज़ आती है कि इसको आप 1.206 kg पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी ऑफ एयर यूज़ करते हुए निकालते हैं, तो ये 14 तो निकलेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स में थोड़ी बहुत चेंज आएगी विच इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इसलिए हमने इसको मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, लेकिन बट दिस इज़ अ मिस्टेक विच यू शुड नो। तो हमने मालूम कर ली टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ यूरिया पैलेट्स फॉर फ्री सेटलिंग कंडीशंस, और जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है यूरिया पैलेट्स की अंडर फ्री सेटलिंग कंडीशंस ये 14.204 मीटर्स पर सेकंड है, और इसकी मदद से हम जो है हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है जी। प्रॉब्लम नंबर 10 है, अ साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड टू रिमूव सैंड ग्रेन्स फ्रॉम एन एयर स्ट्रीम एट 150 degree C. If the cyclone body is 0.6 meter in diameter and the average tangential velocity is 16 meters per second, what is the radial velocity near the wall of particles 20 and 40 micrometer in size? How much greater are these values than the terminal velocity in gravity settling? हम एक साइक्लोन सेपरेटर को यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से हमारे पास जो एयर स्ट्रीम मौजूद है उसमें से हम सैंड ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं। तो जो एयर स्ट्रीम है वो 150 डिग्री सी पर हमारे पास मौजूद है। तो जो साइक्लोन सेपरेटर की जो मेन बॉडी है जिसमें आपके सैंड ग्रेन्स के पार्टिकल्स वो किसी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के साथ सर्कुलेट कर रहे होंगे, उस साइक्लोन बॉडी का जो डायमीटर है वो 0.6 मीटर है। जो एवरेज टेंजेंशियल वेलोसिटी है सैंड ग्रेन्स पार्टिकल्स की इनसाइड दिस साइक्लोन सेपरेटर वो 16 मीटर्स पर सेकंड है। हमने ये मालूम करना है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये सैंड ग्रेन्स के पार्टिकल्स, अगर उनका डायमीटर दो केसेस दिए हैं, अगर उनका पार्टिकल्स का डायमीटर 20 माइक्रोमीटर हो और दूसरे साइज में अगर उनका डायमीटर 40 माइक्रोमीटर हो, हमने ये मालूम करना है कि अगर ये पार्टिकल्स साइक्लोन बॉडी की वॉल के साथ सर्कुलेट हो रहे हैं तो उस वक्त इनकी रेडियल वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा हमने ये भी मालूम करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये जो है आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके पास कोई रेडियल वेलोसिटी है तो देयर विल बी रेडियल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, इस वजह से इट वुड बी मच हायर देन द टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन फिर भी हमें ये तो पता है वो ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि आपने इन कंडीशंस पर ये अज्यूम करते हुए कि ये आप एक कोई ग्रेविटेशनल या फ्री सेटलिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास इस सवाल में जो डाटा गिवन है, मटेरियल है सैंड ग्रेन्स जो कि एयर के अंदर मौजूद है विच हैज अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सी। तो साइक्लोन की जो मेन बॉडी है उसका डायमीटर हमारे पास 0.6 मीटर है। एवरेज टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकंड है। जो आपके पास टेम्परेचर है एयर का वो 150 डिग्री सी है। जो हमारे पार्टिकल्स हैं यूज किए गए, उन पार्टिकल्स जो सैंड ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं, हमने बेसिकली उनकी रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब आपके पास सैंड ग्रेन्स यानी कि डीपी 20 माइक्रोमीटर हो और सैंड ग्रेन्स का डीपी 40 माइक्रोमीटर, इन दोनों केसेस में। साथ साथ हमने ये भी बताना है, हमें ये ऑलरेडी पता है क्योंकि ये रेडियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, मच हायर इसकी वेलोसिटीज होगी एज कंपेयर टू योर ग्रेविटेशनल वेलोसिटी।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस वजह से आपके पास जो रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा आएगी, लेकिन कितनी आएगी इन दोनों केसेस के लिए हमने वो भी फाइंड आउट करना है। तो जी सबसे पहले देखिए इसमें हमें हमारे सवाल में टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेसिकली वो आपके पास n पाई d के बराबर होती है, वेयर v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, n इज रेट ऑफ रोटेशन, यानी कि वो कितने साइकिल्स पूरे कर रही है, कितने चक्कर लगा रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स while they are in centrifugal acceleration, while they are rotating inside the cyclone body। साथ में पाई है, the pi is 22/7 can be 3.1416। जो कैपिटल डी है वो आपके पास वो बॉडी है जिसके अंदर वो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, तो साइक्लोन है, तो साइक्लोन की बॉडी इसके अंदर यूज है। तो इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास v भी मौजूद है, पाई भी मौजूद है, d भी मौजूद है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है n मालूम कर सकते हैं, विच इज द सर्कुलेशन रेट या नंबर ऑफ रोटेशंस। तो वो आपके पास n जो है वो v ओवर पाई d हो जाएगा। तो आपके पास इसको निकालिए तो n की वैल्यू आती है 8.488 सेकंड इनवर्स। तो आप सेकंड इनवर्स को रेवोल्यूशन पर सेकंड लिख सकते हैं। जो सेकंड इनवर्स है वो 1 हर्ट्ज के बराबर भी होती है, और जो रेवोल्यूशन पर 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है बेसिकली वो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट के बराबर होती है। और जो है हमने इसको इस जवाब को कन्वर्ट कर दिया कि n इज 8.488 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा, अब जो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड होती है, ये आप अगर इसकी रेडियल को इसको लिखना चाहें तो ये 2 पाई रेडियंस पर सेकंड के बराबर भी होती है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास जो ओमेगा होगी वो बराबर होगा 2 पाई n के। तो अगर आपके पास 2 पाई, इसका मतलब है कि 2 और पाई हमारे पास, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 वो 6.2832 के बराबर है। n आपके पास यहाँ पर 8.488 था। तो ये सारा जवाब आपके पास रेडियंस पर सेकंड में आ गया। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करी ओमेगा, विच इज नाउ 53.3318 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है सैंड ग्रेन्स की साइक्लोन सेपरेटर के इनसाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है, आपने जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को आपने देखना है तो द फॉर्मूला शुड बी AE इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि जो डायमीटर है साइक्लोन का वो 6.6 मीटर है, तो रेडियस साइक्लोन का क्या होगा, वो 0.6/2 यानी कि 0.3 मीटर्स होगा। तो इस फॉर्मूले में जब आपने ये इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, AE फाइंड आउट करना है, उस वक्त जो R है बेसिकली दिस R इज द रेडियस ऑफ R is the radius of the cyclone body in which those solid particles which are sand grains they are circulating। जो ओमेगा स्क्वायर है ये उन सैंड ग्रेन्स की एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो आप इसके अंदर जब वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो 0.3 आ गया, ओमेगा स्क्वायर आपने वैल्यू इंसर्ट की तो आपके पास जहां पर 853.28 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास जवाब आ गया। ये कैसे आया, क्योंकि जो R है वो मीटर है, R के साथ मीटर है, और जो हमारे पास ये जो रेडियन पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड कोई यूनिट ऐसा सच नहीं है, सॉरी यूनिट्स तो हैं, लेकिन जो रेडियन पर सेकंड है इनकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन इसकी 1/2 है या सेकंड इनवर्स है। तो इसीलिए इनकी डायमेंशन की वजह से जब आप इसके यूनिट निकालते हैं तो रेडियस से आपके पास मीटर आता है, और आपके पास जो ओमेगा से आपके पास सेकंड इनवर्स या 1/s आता है। क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है तो आपके पास मीटर यहां से आया और आपके पास 1/2 यहां से आया, तो इट शुड बी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमने मालूम कर लिया कि जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम कर लिया कि 853.28 मीटर्स पर सेकंड। अब हमने बेसिकली जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनकी कोई डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आप पहले गैसेस वगैरह उनकी फाइंड आउट करते थे, हमें यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली डाटा जो प्रोवाइड किया गया उस डाटा के अंदर हमारे पास जो सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड ग्रेन्स हैं, उनकी कोई डेंसिटी नहीं गिवन। तो इसलिए जब आपने सैंड ग्रेन्स की डेंसिटी निकालनी है
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, जब आप उसकी डेंसिटी निकालेंगे तो हमारे पास ये एक डेंसिटीज ऑफ मिसलिनियस मटेरियल्स का एक टेबल है, जिसमें आपके पास यहाँ पर सब्सटेंस, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और एवरेज डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ पर आप जब इस टेबल को यूज करें तो आपने गलती से बचना है। सैंड स्टोन के नाम से धोखा नहीं खाना, सैंड लाइम ब्रिक इनके नाम से धोखा नहीं खाना। यहाँ पर आपके पास दिखा हुआ है कंक्रीट मेशनरी की हेडिंग के नीचे सीमेंट, स्टोन, सैंड, इनकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 144 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट है। तो मैं इस डेंसिटी को यूज करूंगा। दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द सैंड ग्रेन्स विच we are using in this system. The system is we have a air at 150 degrees C and we are separating the sand grains whose density is 144 pounds per cubic meter from this air. तो आपके पास ये जो सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं 150 डिग्री सी पर एयर मौजूद है, तो एयर की हमें विस्कोसिटी भी चाहिए होगी, डेंसिटी भी चाहिए होगी। तो विस्कोसिटी निकालने के लिए एयर की हम विस्कोसिटी का ग्राफ यूज करेंगे। एयर के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है 11 और 20 होते हैं। तो आप ग्राफ की मदद से जब ये विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आप सबसे पहले x और y कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप इस ग्राफ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज this point of intersection is this, and when this point of intersection is connected with the temperature 150 degree C and you extend this line, हमारे पास viscosity of air आ जाती है which is 0.023 cp। तो हमने viscosity of air भी फाइंड आउट कर ली। तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ एयर थी 144 पाउंड्स पर क्यूबिक मीटर, सॉरी पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, और इसको हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑल आवर प्रीवियस यूनिट्स वर इन SI सिस्टम। तो हमें फिर बाद में कन्वर्जन वगैरह ना करनी पड़े, हमारा जवाब सीधा निकलता है, तो इसको यहीं पर हम पाउंड kg पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 144 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, साथ साथ हमें पता है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम्स, 1000 ग्राम जो है 1 kg के बराबर है, और 1 क्यूबिक मीटर 3.28 पर क्यूबिक फीट के बराबर होता है। ये पाउंड से कट गया, क्यूबिक फीट से कट गया, ग्राम से कट गया। तो जो आपके सैंड ग्रेन्स की डेंसिटी आई है वो डेंसिटी है 2309.07 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो हमने ये डेंसिटी फाइंड आउट कर ली। तो विस्कोसिटी हमने फाइंड आउट की है फ्रॉम द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के ग्राफ से, वो विस्कोसिटी आई थी 0.023 cp। तो हमें पता है कि जो विस्कोसिटी होती है उसको हम यहाँ पर क्योंकि बाकी यूनिट्स के साथ कंसिस्टेंट बनाने के लिए इसको भी हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो विस्कोसिटी थी वो 0.023 cp एंड 1 cp इज इक्वल टू 0.01 ग्राम्स पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड। cp से कट गया, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ग्राम से कट गया, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सेंटीमीटर से कट गया। तो योर यूनिट शुड बी विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ किलोग्राम्स पर मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब हमने जब ये चीजें निकालनी है तो जरा ये देखिए कि हमारे पास जो विस्कोसिटी भी निकल आई है, हमने अब सिर्फ डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। द डेंसिटी ऑफ द एयर एट 150 डिग्री सी। द डेंसिटी ऑफ द गैसेस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो आपके पास टेम्परेचर के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, तो वो टेम्परेचर की चेंज करने की वजह से जो गैसेस की डेंसिटी है, विस्कोसिटीज हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख भी चुके हैं। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम आइडियल गैस लॉ यूज करेंगे। तो जो आइडियल गैस लॉ होता है उसके लिए हमें जो है सबसे पहले हम आइडियल गैस कांस्टेंट यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। उसमें से R की जब हमने वैल्यू निकालनी है तो R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 0.08205 एटमॉस्फेयर इनटू क्यूबिक मीटर पर kg मोल पर केल्विन। अब इस R की वैल्यू को दोबारा आइडियल गैस लॉ के अंदर यूज करते हुए एट 50 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेयर हम जो है डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने जब इसकी डेंसिटी फाइंड आउट की तो डेंसिटी ऑफ दिस एयर एट 150 डिग्री सी वो 0.8356 kg पर क्यूबिक मीटर आई। जरा याद कीजिए, हमने अभी डेंसिटी निकाली थी एट 25 डिग्री सी, वो 1.186 kg पर क्यूबिक मीटर थी। डेंसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सी वो आपके पास जो थी तकरीबन सॉरी द डेंसिटी ऑफ द एयर एट 20 डिग्री सी वाज 1.206 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। और जो डेंसिटी ऑफ एयर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर
at 150 degree C, this density is 0.8356 kilograms per cubic meter. तो आपने देखा 20 पर 1.2060, 25 पर 1.1860, तो the density of the air is decreasing at as the temperature increases. तो ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो गैस एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो जब आपके पास गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो जो डेंसिटी होती है वो मैश पर यूनिट वॉल्यूम होती है। व्हेन समथिंग इन डिनोमिनेटर, जो आपके अंडर के नीचे जो वैल्यू है वो अगर बढ़ जाएगी तो आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सो द डेंसिटी वाज 0.8356 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो हम हमारे पास तमाम वो चीजें जो हमें चाहिए थी हमने वो निकाल ली हैं, और इन सब चीजों को निकालने के बाद तो अब हम बेसिकली अपना वो पार्ट करते हैं जिसमें हमने जो रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, और साथ साथ रेडियल वेलोसिटी के हमने ये बताना था कि ये रेडियल वेलोसिटी अगर टर्मिनल वेलोसिटी होती तो कितनी ज्यादा होती। तो अब हमें ये मालूम करने के लिए कि सबसे पहले हम 20 माइक्रोमीटर सैंड ग्रेन्स के लिए रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले उसी तरह शटलिंग लॉ मालूम करना पड़ेगा, और शटलिंग लॉ मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी क्राइटेरियन के की वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी। तो आपने ये क्राइटेरियन के की इक्वेशन यूज की, के इज इक्वल टू डीपी जी रो रो पी माइनस रो ओवर म्यू स्क्वायर 1/3। अच्छा, अब और करना है बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी गौरतलब बात है। यहां पर जो g है it cannot be 9.8 meters per second square because this g is the gravitational constant. This g is only used when there is free settling or the settling under gravitational conditions. हमारे केस में जो यहां पर एक्सेलरेशन हो रही है भाई, वो एक्सेलरेशन एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन एक रेडियल एक्सेलरेशन है, वो एक सर्कुलेशन है, और इसीलिए हम जो g की जगह पर हम ae हम यूज करेंगे जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन थी, और ae की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है। वो जो ae की वैल्यू थी हमारे पास वो थी 853.28। आप अंदाजा लगाइए, हम 9.8 लगाएंगे तो आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमने 8.853 जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी उसको यूज करेंगे। तो हम जब ये वैल्यू यूज करनी है, अब तमाम बाकी सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे। तो सैंड ग्रेन्स का डायमीटर फॉर द 20 माइक्रोमीटर 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। जी आपकी यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है। AE which was 853.28 meters per second square। बाकी ये डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ सैंड ग्रेन्स, डेंसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर, सबका 1/3। तो आपका जो क्राइटेरियन के आया वो 2.92 आया। अब जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये जो 2.92 है, दिस के इज मोर देन 2.6, तो जब के की वैल्यू 2.6 से कम होती है तो आप उस वक्त जो है हम यहाँ पर स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। लेकिन ये क्योंकि जो रेंज है कोई इंटरमीडिएट रेंज है, दैट रेंज शोज 2.6 इज मोर देन, सो k is more than 2.6 but less than 68.9, बट स्टिल क्योंकि ये इतना ज्यादा नहीं है तो हम वो जो एक लेंथी प्रोसीजर था उस प्रोसीजर से बचते हुए हम जो है इसको एज अज्यूम करेंगे कि हम ये स्टोक्स लॉ की ही रेंज है और इस पे हम स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर देंगे। लेकिन याद रखना है आप लोगों ने, ये जवाब के अंदर मिस्टेक रहेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वो रेंज यूज नहीं की जो इस के लिए एप्लीकेबल थी। तो इस वजह से गलती थोड़ी सी इसमें रहेगी, लेकिन ये गलती एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी लेंथी कैलकुलेशन से जो है वो बच गए हैं। तो आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाल ली, विच इज जी डी स्क्वायर पी रो पी माइनस रो ओवर 18 म्यू। तो यहाँ पर भी आपने, अब हम ये स्टोक्स लॉ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर अब गलती नहीं करनी आप लोगों ने। g इज नॉट हियर 9.8 बिकॉज स्टिल वी आर फाइंडिंग द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द सैंड ग्रेन्स। तो रेडियल वेलोसिटी का लिए आप ग्रेविटेशनल वेलोसिटी यूज नहीं करेंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सॉरी यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यूज करेंगे विच वाज 853.28 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब ये आपने वैल्यू यूज की उसके बाद आपके पास 853.28 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास dp 20 इंटू 10⁻⁻6 dp का स्क्वायर एक्चुअली, तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास डेंसिटी डिफरेंस आ गया।
जब आपने पास 18 म्यू से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो वेलोसिटी आई है, द वेलोसिटी इज 1.903 मीटर्स पर सेकेंड. प्लीज नोट दैट दिस वेलोसिटी is the radial velocity for the 20 micrometer sand grains inside our cyclone separator. तो आपने जो पहली चीज थी रेडियल वेलोसिटी फॉर 20 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स वो फाइंड आउट कर ली. अब हमने ये भी बताना है साथ में कि ये रेडियल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कितनी ज्यादा होती फॉर द सेम कंडीशंस. तो इसका मकसद ये है हमने अब इन पार्टिकल्स की 20 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स की हमें ग्रेविटेशनल सेटलिंग के अंदर, फ्री सेटलिंग के अंदर हमें इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो फिर उसी तरह टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो भैया आपको जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्राइटेरियन के फाइंड आउट करना पड़ेगा. और क्राइटेरियन के लिए इक्वेशन आपको पता है, k इज इक्वल टू dp g रो p माइनस रो ओवर म्यू स्क्वायर 1/3. यहाँ पर g इज द g विच वॉज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पर आप रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नाउ कैलकुलेटिंग द टर्मिनल वेलोसिटी एंड द टर्मिनल वेलोसिटी इज अंडर फ्री सेटलिंग कंडीशंस. तो इसलिए इसमें आपने ख्याल करना है. और यहां पर जब आप यूज करेंगे योर के जो है शुड यूज हियर जी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. आपने वैल्यूज इंसर्ट कर दी. तो वैल्यूज के इंसर्ट करने के बाद आपकी जो k की वैल्यू आई 0.659. दिस k is clearly less than 2.6. So that's why this k is clearly in the Stokes law range, and we will gladly use Stokes law to calculate the terminal velocity for the sand grains if they would have been settling under free settling conditions or under gravitational settling conditions. तो हमारे पास Stokes law ut is equal to g d square p रो p minus रो over 18 mu. इसको जब हमने सॉल्व किया तो टर्मिनल वेलोसिटी वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है 0.0219 मीटर्स पर सेकेंड. आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेडियल वेलोसिटी के मुकाबले में जो टर्मिनल वेलोसिटी है बहुत कम आई है. तो हम ये देख लेते हैं कितनी कम है. तो आपने देखा कि जो रेडियल वेलोसिटी अगर आप उसकी मैंने यहाँ पर तो रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू और यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू डिवाइड कर दिया टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई 100. तो द रिजल्ट इज 8589.5 यानी कि तकरीबन 8,500% रेडियल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा आई है. सो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर आपके पास ये चीजें ऐसे आती हैं. तो यही सवाल हमने बिल्कुल सारे का सारा प्रोसीजर हमने अब 40 माइक्रोमीटर के लिए भी करना है. तो 40 माइक्रोमीटर के लिए जो करना है तो फिर बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले आप इसकी रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो रेडियल वेलोसिटी व्हेन यू आर फाइंडिंग फॉर 40 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स यू शुड कैलकुलेट फर्स्ट द क्राइटेरियन के सो दैट वी नो विच काइंड ऑफ सेटलिंग लॉ इज एप्लीकेबल. तो आपने के लगाया, के इज इक्वल टू डीपी जी रो पी माइनस रो ओवर म्यू स्क्वायर. भूलना नहीं है. सबसे पहले रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. सो जी विल बी आपकी एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन AE which was 853.28 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जब आपने फाइंड आउट किया तो k की वैल्यू 5.84 आई. तो अब आपको पता है ये जो k की वैल्यू है ये आपकी एक इंटरमीडिएट रेंज के अंदर इस्तेमाल हो रही है. दिस रेंज इज 2.6 लेस देन k लेस देन 68.9. तो बिकॉज दिस रेंज इज इंटरमीडिएट रेंज सो वी विल यूज ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ये जो आप लोगों ने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है, दिस विल बी योर असाइनमेंट. तो ये असाइनमेंट के तौर पे आप क्या करेंगे, मैंने छोटा सा इसमें लिख दिया है कि आपने जस्ट इसके अंदर बाकी तमाम वही आप कंडीशंस यूज करें जो मैंने आपको कंडीशंस ऑलरेडी आपने सवाल सॉल्व किए. इस सवाल को आपने यहीं से आगे चलाना है. तो आपको मैंने अलग से स्टेटमेंट बना दी है. तो स्टेटमेंट के अंदर आप जो है इसी तरह इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे. तो इसके अंदर मैंने आपको 40 माइक्रोमीटर के लिए ये सवाल बना दिया है. उसके अंदर आप ये जो रिमेनिंग पोर्शन था यानी कि अब आप सबसे पहले इसकी रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले आपने जब रेडियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप इसके लिए कोई रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एज्यूम करेंगे. रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एज्यूम करने के बाद आपने फिर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है उसको उस ग्राफ से एस्टिमेट करना है. कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जब आप निकाल लेंगे तो उस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को दोबारा आपने जो इंटरमीडिएट मेथड का जो फॉर्मूला था उसमें इस्तेमाल करना है. वहां से जो ut निकलेगा उस ut को आपने रेनॉल्ड्स नंबर के लिए पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर के लिए यूज करना है.
जब वो दोनों चीज़ें बैलेंस हुई तो आपकी वो वैल्यू सही होगी। उसके बाद आप इसको जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए ये वाला लेक्चर और लेक्चर नंबर 13 ये दोनों इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना पड़ेगा। आप जब इसको करेंगे इसके लिए आपको जो है ग्राफ आपको चाहिए होगा कोफिशिएंट ऑफ स्फीयर्स। वो ग्राफ आपके LMS पर OCW पर अवेलेबल है। और जब आप ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो बेटा ये असाइनमेंट जो है 27 जनवरी 2021 27 जनवरी बुध के रोज तक आप लोग जमा कर LMS पे अपलोड कर सकते हैं। PDF सोल्यूशन आपने इसका अपलोड करना है और ख्याल कीजिएगा इसके जो मार्क्स वगैरह हैं वो भी आप लोगों के मार्क्स वगैरह भी आपको पता है कि होते हैं। तो this was our lecture number 14. This lecture actually was already delivered और ये जब लेक्चर हमने डिलीवर हुआ था उस वक्त ये हमने लाइव सेशन किया था कि अनफॉर्चुनेटली जो है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, जिस वजह से आपको ये जो लेक्चर जो था मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब पर प्रोवाइडेड है ताकि आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए। असाइनमेंट में भी आपका हेल्प आउट हो जाएगा और साथ साथ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अपनी जब आप तैयारी करेंगे तो आपको पता हो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज राइट मी ईमेल। उसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे लाइव सेशंस जो होते हैं मंगल और जुमे वाले दिन हमारे 2 लाइव सेशंस होते हैं, तो उन सेशंस के अंदर भी आप पार्टिसिपेट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।